बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई और इस मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून है, पाक चीन दोस्ती और तावन की मजबूत ज़ामन है और पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। उन्होंने इन तल्लुकात को आईनी दोस्ती का नाम दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि आलमी अमूर पर पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बांग्लादेश के दौरे पर हैं। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत के अमल को आगे बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। गोया पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो अलीमा खान, जो इमरान खान की बहन है, उनके बेटों की गिरफ्तारी के बाद सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ असद कैसर कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को सबको बिठाने के लिए, इकट्ठे बिठाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ ये किरदार अदा कर सकते हैं? और अगर देखा जाए तो सैलाब इस वक्त भी तबाही मचाए हुए है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। पहले चीनी की कीमतें बढ़ी, अब आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात पे भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर साफ़ी तज़कियाकार, जनाब इसार राना साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रिजवान और रहमान रज़ी साहब। इसार राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात मुसलसल आगे बढ़े हैं और आज चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजबूत हुई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चीन के साथ और अमेरिका के साथ एक बेहतर तल्लुकात की पोजीशन पे आ गया। आलमी सतह पे पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट मिल रही है। आने वाले दिन पाकिस्तान की आप कैसे देखते हैं? देखें, जो उनके बयान का एक अहम जुमला है ना, वो ये कि चीन आलमी मसाइल में पाकिस्तान के बड़े किरदार का बड़ा मोतरफ है। ये बहुत बड़ा जुमला है। यानी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें भी आलमी क़ुव्वतें बड़ा किरदार वाला मुल्क समझ सकती हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि सी पैक की ज़ामिन भी पाक फ़ौज है और सी पैक चीन का वो ख्वाब है जो अगर पूरा हो जाता है तो वो पूरी दुनिया की इक़्तिसादी एक बड़ी क़ुव्वत बन जाएगा। अभी भी है। इन हालात में चीन एक बारीक डिप्लोमेसी खेल रहा है। भारत के साथ भी उसकी पींगें बढ़ रही हैं और वो पाकिस्तान को किसी शक्ल में भी खोना नहीं चाहता और पाकिस्तान भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका से हमारा ब्रेकअप कभी भी हो सकता है। ये लव अफेयर जितना मर्जी ऊपर चला जाए, इसकी अख्तिताम ब्रेकअप पे ही होना होता है। बिल्कुल ठीक। और हमने गाना होता है कि मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो चीन वो वाहिद आदमी है जो कहता है कि जनाब दामे दर में सुखने में आपके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान की इन हालात में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिप्लोमेसी है वो ये है कि हमने चीन को ये तासुर नहीं देना कि हम मुकम्मल तौर पे अमेरिका की गोद में बैठ गए। हालांकि आगे जाके जब मिनरल्स का यहाँ इशू होगा तो चीन और अमेरिका आमने सामने ही खड़े होंगे लिथियम वाले इशू के ऊपर। लेकिन चीन बहरहाल ये जो 2 दिन की मुलाकात और फिर आज ये बयान, ये इस बात की दलालत करता है कि चीन पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को भी समझता है और पाकिस्तान को अपनी दोस्ती से माइनस नहीं कर सकता जैसे हम उनकी दोस्ती को नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी इसी तरह रखनी चाहिए, ओपन पॉलिसी रखनी चाहिए। किसी एक की गोद में या कैंप में बैठने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान रज़ी साहब, पाकिस्तान के लिए चीन और अमेरिका दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारी जो सियासी और फौजी क़यादत है ये बैलेंस बरकरार रखने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, जिसका जिक्र राणा साहब ने क्या किया कि हमारा जो लव रिलेशनशिप है वो कभी ऊपर कभी नीचे अमेरिका के साथ रहा है, लेकिन चीन तो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। जी बिल्कुल। आज जब मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ तो अभी खबर कुछ देर पहले कुछ बरखुरदार नौजवानों ने दी है, बच्चों ने, कि ड्रैगन नाम के 3 जो हैं, ड्रैगन 1, ड्रैगन 2, ड्रैगन 3 जो सैटेलाइट हैं, वो चीन ने पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर या ये फिजा में भेजे। पहला उनमें से गया है
और वो 100% रिजल्ट है, उसका सिग्नल उसने भेजना शुरू कर दिए हैं और जिन मकासद के लिए भेजा गया था उन मकासद की तकमील शुरू हो गई है। मैं मकासद के ऊपर कॉमा लगा के बात कर रहा हूँ, मज़ीद बात नहीं बताऊंगा आपको। और इसके बाद 2 और इस सीरीज के फिजा में छोड़े जाएंगे और उसके मुकाबले में भारत ने भी कोई 90 के करीब छोड़े थे और उनमें से अभी तक सिर्फ एक ऑपरेशनल हो पाया, बाकी या नकारा करार दे दिए गए या फिजा के अंदर बिखर गए या जो कुछ मर्जी हो गया। कहाँ पे 80 और 90 की बात और कहाँ पे 1 की बात, और वो 1 का 100% रिजल्ट। और ये बज़ाहिर और यकीनन हमारे दोस्त मुल्क चीन की वजह से है। देखिए जो स्टेटमेंट आई है और चाइना के दफ्तर खारजा ने जारी की है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात की गई है, तस्वीराती ताल्लुकात की। और तस्वीराती ताल्लुकात जो है वो एक वजीर खारजा के मुंह से जो है वो मुनासिब नहीं लगते, वो खारजा अमूर की बात करे, लेकिन तस्वीराती ताल्लुकात की बात उनकी तरफ से किया जाना इस बात का गमाज है। नसरुल्लाह मलिक साहब इस वक्त जो है चीन के अंदर कम से कम 1 लाख से जायद तलबा जो हैं पाकिस्तानी तलबा वो ज़ेरे तालीम हैं। और सदर ही साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो उस वक्त चाइना ने 20,000 पाकिस्तानी तलबा के कोटे का ऐलान किया था। तो उस वक्त चीन के जो सफीर थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं वो 20,000 पुरानी बात हो गई, अब जितने पाकिस्तानी तलबा चीन की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करेंगे उनको स्कॉलरशिप के ऊपर दाखिला मिलेगा, मेडिकल के अलावा, मेडिकल से हट के बाकी जितने भी डिसिप्लिन हैं उसके ऊपर उनको ट्यूशन फीस का वेवर होगा। और फिर हमने देखा कि ये 20,000 की मिकदार बढ़ के 40 और 60 हुई और अब के कैलकुलेशन बताती हैं। अच्छा, अब 20,000 उन्होंने टारगेट क्यों रखा था चाइना ने? इसलिए कि इतनी ही तादाद पाकिस्तानी बच्चों की अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में फीसों के ऊपर या स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ती हुई पाई जा रही थी। तो चाइना ने फर्स्ट फेज में उसको मैच किया और फिर आज के दिन में अमेरिका के अंदर अभी तक 20,000 तादाद ही है, लेकिन चाइना के अंदर उससे 5 गुना तादाद हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान के पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाइना के साथ जो है उसका भी इजहार होता है। एक तो ये बात मद्देनजर रख ली जाए। दूसरा देखिए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है या पाकिस्तान के आहनी रिलेशन है, भाई मई की जंग ने सब कुछ वाजे कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह के रिलेशन हैं और किस तरह के मुस्तकबिल के अंदर ये ताल्लुकात होंगे। अभी हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे चाइना के दौरे के ऊपर, कल और परसों में मेरा ख्याल 25 और 26 का उनका दौरा है, बिल्कुल ठीक है, तो SCO के ज़िमन के अंदर, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। मेरा ख्याल ये है कि चीन जो है वो अमेरिका का नेमल बदल नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, और अमेरिका जो है वो चीन का नेमल बदल नहीं हो सकता। दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात की अपनी नौयत है और दोनों को बैलेंस करके चलना ही हमारी असल कामयाबी है। पाकिस्तान के यंगेस्ट वज़ीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान के दौर के अंदर यही बैलेंस मेंटेन किया करते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है साहब, हम एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत की बात भी करेंगे, साथ जो महंगाई है वो हुकूमत के कंट्रोल में अगर नहीं आ रही तो फिर जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब ये बताइएगा कि ये अलीमा खान साहब के दोनों बच्चे पकड़े गए, हम कहते थे कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, बातचीत हो जाएगी, हुकूमत कहती है जी कि एक सोशल मीडिया नेटवर्क चला रहा था, दूसरा 9 मई में मुलव्वस था, इसलिए उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पुलिस का ये भी कहना है। लेकिन असद कैसर साहब इन हालात में कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म तमाम फ़रीक़ैन को इकट्ठा बिठाएँ। क्या मियाँ नवाज शरीफ बिठा सकते हैं? PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर मिल बैठ कर मुज़ाकरात कर लेंगी? ये असद कैसर ना बहुत शरारती हैं, ये करते हैं शरारतें। अब वो मियाँ साहब को आगे लगाना चाह रहे हैं और मियाँ साहब को वो समझ रहे हैं वो इतने भोले हैं कि वो इस चक्कर में आ जाएंगे कि जी मैं अब सबसे बड़ा लीडर हूँ और सबको इकट्ठा कर लूँगा। मियाँ साहब का कोई ऐसा मूड नहीं है। अच्छा, अगर मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ही लड़नी होती तो वो अब से साल एक पहले उनकी लड़ाई बनती थी प्रैक्टिकली, जब उनके साथ हाथ किया गया, उन्हें यहाँ बुलाया गया चौथा वज़ीर आज़म बनने का कह के और फिर नहीं बनाया गया। तो लेकिन मियाँ साहब ने वो भी डाइजेस्ट कर लिया, तो मियाँ साहब को उनके चक्रों में नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कहूँगा
जी जी। पाकिस्तान में इस टाइम अगर हम लैग कर रहे हैं तो ऐसे पॉलिटिशियंस को जो बड़े मुदब्बिर हों, जो ये छोटे छोटे बच्चों की तरह नफ़रत, बदला और इस दूसरे को कुचलना, इससे बाहर निकल के एक स्टेट्समैन का रोल अदा करें। बिल्कुल ठीक। मियाँ साहब के पास मैं तो हाँ ये समझता हूँ प्रैक्टिकली मियाँ साहब के पास ये एक बेहतरीन मौका है पॉलिटिकल रिवाइवल का और अपने आप को एक दफ़ा प्रूव करने का कि वो एक दफ़ा ये कह दें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं अगर वो सियासी हैं तो वो ख़त्म होने चाहिए। ये पकड़ धक अपनी बेटी को ही समझा दें कि तुम्हारी पुलिस जो है ये आके लोगों को उठाती है 27 माह बाद उन्हें याद आता है कि ओहो ये बंदा तो हमें मतलूब था, जबकि 27 माह वो पूरे मुल्क में फिरता रहता है। तो अपनी बेटी को ही समझा दें कि ऐसा ना करें। लोगों के घरों में पुलिस भेज के तोड़ फोड़ कराती है, ख़वातीन से आप वो ऐसे कराते हैं, वो ना करें। तो नवाज शरीफ साहब के पास बेहतरीन मौका है कि वो पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर के तौर पे सामने आ सकते हैं जो सबसे सीनियर भी हैं और जिसका वसी कल्ब है, माफ़ी का भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा उनकी बात मानने के मूड में नहीं है, ना शहबाज शरीफ, और ऊपर वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रज़ी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ ये किरदार अदा कर लेंगे? और दूसरी जो राणा साहब ने बात की कि क्या ज़रूरत थी 27 माह बाद जो है उठाने की, और अगर उठाना था पहले गिरफ्तार कर लेते, मुल्क के अंदर वो मौजूद थे, चले वापस जब आए थे, तो क्या ये सियासी इंतकाम तस्वर नहीं होगा? देखिए, मैं वो पंजाबी का मुहावरा है कि कुड़ी ते वसना चाहती है, पिंड महल्ले दे चक्के नहीं वसन देंदे। पीटीआई तो मुज़ाकरात करना चाहती है, इसार राणा वर्गे विच मुज़ाकरात नहीं होने देंदे। क्यों? अब देखिए ये भी मलबा राणा साहब ने पा दो है ना। हाँ, महमूद मेरे तो पार्टी है। पहले भी लोग जो है ना अपना मलबा राणा साहब के ऊपर डाल देते हैं अक्सर। राणा साहब, मलिक साहब गालते महमूद अचकज़ई साहब जो है, महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो एक बड़े कद काट के लीडर हैं। उनके नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब एक फोन कॉल पे नहीं है उनके? क्या आसिफ अली जरदारी साहब एक फोन कॉल पे नहीं है? पीटीआई की तरफ से महमूद अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए नामजद किया जाना या उसका हवाला देना ही इस अमर की निशानदेही करता था कि पीटीआई किसी ना किसी तौर पर मुज़ाकरात करना चाह रही है। लेकिन पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने मुखालफीन और सियासी मुखालफीन के बारे में शौकत यूसुफजई से लेकर और असद कैसर तक और हमाद अजहर तक उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन के लिए इतनी ज्यादा बदजुबानी कर रखी है और वो उस बदजुबानी के ऊपर माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। तो फिर कोई ऐसा बंदा सामने लाना था ना जिसकी बात कोई सुन सके या कंसीडर कर सके। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई ने अच्छा जेस्चर दिया था महमूद अचकज़ई की शक्ल के अंदर। वो अगरचे उस नाम के ऊपर उनकी पार्टी में लड़ाई पड़ गई तो असद कैसर साहब ने जुबानी ये यकीन दहानी कराना जरूरी समझा कि सर हम तैयार हैं गुफ्तगू के लिए, आप आगे लगे। तो इसलिए ये एक तरह की याद दहानी है, मैं इसको यूं समझता हूं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो आपने बात कही है कि 27 महीने एक बंदा फिरता रहा। देखिए, जंग के दौरान पाकिस्तान की सिग्नल कोर ने चित्राल के अंदर कोई बंदा लाहौर से अपने ससुराल गया हुआ था और कुछ अनयूजुअल सिग्नल्स पकड़े और उन सिग्नल्स की तलाश करते हुए जब पीछे तक जाया गया कि कहां से वो सिग्नल जनरेट हो रहे थे तो वो सरहद पार से हो रहे थे, उसको नजरअंदाज किया गया। फिर वो साहब जो थे वो अपने मैके तशरीफ ले आए लाहौर में। यहाँ पे फिर उन सिग्नल्स को यहाँ के लोगों ने पकड़ा, सिग्नल कोर ने पकड़ा कि जनाब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो स्टैंड ऑफ चल रहा है और मतलब वायरलेस की बजाय और किसी चीज की बजाय एक नई तरह का सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है तो और आ रहा है। और जब उसको डीकोड किया गया तो वो किसी साहब ने हमाकत करते हुए अपने वो जो टैबलेट होता है ना उसके साथ मुंसलिक किया हुआ था। फिर टैबलेट से तो डाटा उठ जाता है ना। ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद जो हैं छोटे भाई जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। यानी आप कह रहे हैं, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं रजी साहब कि इंडिया के साथ राब्ते में थे अलीमा खान साहब का बेटा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बाकायदा जिम्मेदार लोगों ने बताया इस हवाले से कि असल में तो एक भाई जो है वो उसकी जमानत हो जाएगी, दूसरे की नहीं होनी, उसके साथ ये वाला मसला मुंसलिक है। और वो जो फ्रीक्वेंसी वगैरह भी उन्होंने बताई थी, वो मैं चूंकि एक अनपढ़ आदमी हूं तो मैं वो आपको
राणा साहब मैं राणा साहब से इस पे कमेंट, राणा साहब ये तो बड़ी खतरनाक बात है। पहले ही पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम है कि जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, सोशल मीडिया वॉरियर, उनके साथ राब्ते में रहते हैं। अच्छा, ये सिग्नल पहली दफ़ा तो नहीं पकड़े गए, फातिमा जिन्ना के भी पकड़े गए थे, पहली राह के एजेंट वो थी, ठीक है ना। फिर सिक्योरिटी रिस्क बेनज़ीर भी थी, भुट्टो भी गद्दार था, नवाज शरीफ साहब ने भी अब मुंबई हुआ माले मामले में जो है वो किया था, इमरान खान की तो पूरी जमात ही है। तो ये सिग्नल को पहली दफ़ा तो नहीं खैर पकड़े गए। तो दूसरी बात ये है कि जी है नहीं, जदों उन्हें कैसे कि अजमल का साहब पाकिस्तानी चीख है, तो कहा गया था कि ये पाकिस्तान के नैरेटिव को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, ठीक है, मुंबई अटैक में। तो मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं, बहरहाल रज़ी को मैं बड़ा भाई कहता हूँ और लाइव आपके सामने कह रहा हूँ कि इसे बड़ा भाई कहता हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि रज़ी से मेरी इस बात पे लड़ाई हो कि हम सिविलियन को कितनी आसानी से गद्दार और भारतीय करार दे देते हैं और एतमाद के साथ। छोटे बात में गाड़ी लेंदे ने, कोई गल नहीं करांगा, नहीं करांगा ही नहीं, मैं करांगा ही नहीं। मलिक साहब दा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मेरा सारा जहर मुक्के होंदा, मैं बड़ा ठंडा ठार होना, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ मैंने जितनी बात कह सकता था मैंने कह दी। मेरा ख्याल है कि आप उन्हें सज़ा दे दें, कोई बात नहीं, और सज़ा यही है कि वो इमरान खान के भांजे हैं और वो जेल जाके मिलते रहे या वहाँ खड़े रहे। मेरा ख्याल है कि इससे ज़रा सा निकल आएँ कि भारतीय एजेंट ये वो और दे दें, चर्च डाल दें, कोई मतलब जैसे राना सनाउल्लाह पे डाल दी, या क्या कहते हैं को भैंस चोरी का, या फवाद चौधरी का कि उसने मोबाइल छीन के भाग गया, तो इस तरह का को कर दें। आपने सज़ा ही देनी है, मैं ख्याल सज़ा दे दें, लेकिन इल्ज़ाम थोड़ा सा बेहतर कर दें तो अच्छी बात है। लेकिन एक बेटा तो था ना ये न्याजी साहब के साथ खड़ा था। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई उन्हें दे दें सजा। जो मोबाइल छोड़ मलिक साहब जो मोबाइल छीन के भागते हैं वो अमेरिका में बैठे होते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते। अच्छा नहीं, भैंसे भी चोरी करके भाग जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो वो अमेरिका में जाके भागते हैं, जो अपने लीडर के दोनों मोबाइल चोरी कर लेता है सियालकोट में, अमेरिका में बैठा हुआ है। नहीं, वो जिसकी आप कह रहे हैं ना, ये तो अब उस तरदीद उन्होंने करनी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई ये जो आप FIR काटते हैं ना रजी भाई, आप नहीं काटते, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दे दें यार सज़ा जितनी मर्जी दे दें, लेकिन अगर आप ये सर्टिफिकेट जो हम बड़ी आसानी से बांट देते ना कि ये काफिर है, ये वतन पर दुश्मन है, ये यूँ थोड़ा सा इससे निकल आए यार, अच्छी बात है। बाकी सब एक ब्रेक और एक और ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद इसार। राणा साहब ये बताइएगा कि ये जो आटे की कीमत भी अब बढ़ना शुरू हो गई, पहले चीनी का बहरान उससे हम निमट चुके हैं, चीनी की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, हुकूमत की नाकामी है या इंतज़ामी अफसरान की नाकामी है, या जो लोग स्टॉकिस्ट है वो जिम्मेदार हैं इसके ज़िम्मेदार रिजवान रज़ी और नसरुल्लाह मलिक और इसारा ने। हमने इतनी बड़ी अपनी मिलें बना ली हैं, चीनी की भी और आटे की भी, हमें खौफ खुदा ख़त्म हो गया है। हम समझते हैं कि हम आटे से और चीनी से इन गरीब अवाम को कुचल के इनकी जेब से पैसे निकाल के खरबोपति हो जाएंगे और अपनी कब्रों में ले जाएंगे अपने साथ ही, और वहाँ फरिश्तों को कहेंगे कि ये पैसे ले लो और हमें माफ़ कर दो। भाई बात ये है मलिक साहब कि ये कौन लोग हैं, मैं समझ बैठा जो ये सारा कुछ ऊपर बैठ के कर रहे बना दी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, ना रजी ना मैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और किस चीज का नाम है। जब ऊपर बैठे हुए लोग वो होंगे जिन्होंने मुनाफा कमाना है अपने कारोबार से और अवाम से कमाना है, तो कैसे अवाम को रिलीफ मिल सकता है। मैं जो बात मुसलसल मलिक साहब कह रहा हूं वो ये है कि पार्लियामेंट में कौन लोग हैं, IPPs वाले, घी वाले, चीनी वाले, आटा वाले, वो हमारे ऊपर हुक्मरान बन के बैठे हुए, चाहे वो PTI में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, चाहे वो नून लीग में हो। PTI के दौर में भी यही लोग थे, नून लीग के दौर में भी यही लोग हैं। ये एक गैंग है जिन्होंने सियासतदानों का भेस बदल के पैसे लगाते, करोड़ों रुपए वोट खरीदते हैं
ठीक है, इलेक्शन से पहले शनाख्ती कार्ड इनके हवेलियों में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हमने कारोबार में लगा रही है। फिर ये वहां बैठते, कैसे चीनी सस्ती होगी, कैसे आटा सस्ता होगा, जब ऊपर बैठे हुए बेनिफिशरी जिन्होंने कानून साजी करनी है वही तो पैसे कमाते। तो यहाँ इस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। यूब खान के खिलाफ चीनी की वजह से कंपेन शुरू हुई थी। आप उठा लें 48-49 का आटे का बुरान तब भी था, चीनी का बुरान तब भी था। ये माफिया इतना तगड़ा है कि इन्हें हिलाना मुमकिन ही नहीं है, कुछ भी कर लें। सुप्रीम कोर्ट मर गई, अभी 5 दिन पहले आया जी 60 रुपये 160 चीनी की होगी, एक्स मिल इतनी होगी, जूते के नोक पे लिखते हैं वो कहते हैं हम ताकत हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, करके दिखा दे सुप्रीम कोर्ट पर वो आटा जो है उसके मुताबिक, और विफाकी काबीना नहीं कर सकते ये। हाँ जी रजी साहब, कीमतें अगर कंट्रोल नहीं होनी और सारे लोग असम्बली में बैठे होने हैं मिल मालकान, तो फिर कीमतें तो कंट्रोल वाकई नहीं हो सकेंगी। अच्छा देखिए, मैं तो एक पिछले सेगमेंट की वजाहत जारी कर दूं। मैंने अर्ज किया कि मैंने एक सोर्स से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सिलसिला है। मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाने को इंतहाई हल्की हरकत समझता हूँ, और मेरे भाई ने मेरे ऊपर ये लगा दिया कि जी मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं कतन नहीं इल्जाम लगा रहा। मेरा ख्याल आपसे बिल्कुल एग्री है कि हमें ये गद्दार करार देने या भारत का एजेंट करार देने से बाहर निकल आना चाहिए, अब बड़े हो जाना चाहिए। मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन का हवाला दिया, मैं इससे एग्री या डिसएग्री करना मेरी बात की बात है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा हाथ हल्का कर लीजिए। अब आ जाइए चीनी के केस के ऊपर। जी जी, पंजाब हुकूमत की मीटिंग हो चुकी है, ये कीमतें 200 रुपए पे जाने के बाद, और 1 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं। उसके अंदर पंजाब हुकूमत इस बात के ऊपर हर मीटिंग में इत्मीनान का इजहार करती है कि जितनी चीनी हमें दरकार है उतनी चीनी हमारे पास मौजूद है। अगर आपको याद हो तो इन मिलों ने पिछला क्रशिंग सीजन शुरू करने से इनकार कर दिया था, और ये 15 दिसंबर तक ले गए थे, ये कहते हुए कि चीनी हमारे पास पड़ी हुई है, आप एक्सपोर्ट करने का इजाजत देंगे तो हम क्रशिंग सीजन का आगाज करेंगे, अपनी मिलें चलाएंगे, वरना हमारे पास चीनी बहुत है। तो अगर वो चीनी बहुत थी तो वो कहाँ गई? और अगर पंजाब के पास चीनी पूरी है, और इस वक्त पंजाब हुकूमत ने बहुत सारी मिलों का कंट्रोल लेके मार्केट में खुद सप्लाई करना शुरू की हुई है कंट्रोल प्राइस के ऊपर, इसके बावजूद भी अगर प्राइस नीचे नहीं आ रही तो यहाँ पे इकोनॉमी फेल हो रही है। लेकिन रजी साहब माफिया ने माल तो बना लिया ना, पहले चीनी का फालतू है, बाहर भेजी, माल बनाया, फिर कहा जी कम हो गया, जो है हमारे यहाँ चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। यानी ये सारा हेर फेर तो हुआ ना। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब आ जाइए आटे के ऊपर। अब मसला, मजे की बात यह है कि वो प्रोडक्ट जिसकी कीमत जो है वो 36 रुपए पर केजी है, वो प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपए पर केजी बिक रही है। कोई प्रॉफिटेरिंग का, कोई मुनाफे का कोई लेवल होना चाहिए ना। आप उसके अंदर डेट सर्विसिंग भी डाल, तो जिम्मेदार कौन है रजी साहब? जिम्मेदार कौन है? प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मैं चाहता हूँ आप जरा जिम्मेदारी का तयन तो करें ना। इसको जिम्मेदार जी 18वीं तरमीम के बाद पंजाब अलीमा के बेटों पे डाल दें। वो कहते हैं सूबाई हुकूमत के ऊपर जाकर ना, सूबाई हुकूमत, यार बात तो कर लेने दिया कर राणा साहब। सूबाई हुकूमत को कंट्रोल करना है। जब सूबाई हुकूमत कहती है कि जी हमारे ज़खायर हमारे पास पूरे हैं, तो मार्केट में फिर प्राइस के ऊपर है। प्राइसेस को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम होता है ना भाई। तो सूबाई हुकूमत फिर प्राइस नीचे लेके आए, इसके ऊपर सूबाई हुकूमत चुप कर जाती है। वो किसी भी सूबे की हुकूमत हो, वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, वो सिंध की हो, वो पंजाब की हो, वो बलूचिस्तान की हो। और चूंकि इसकी बराह रास्त जो तनकीद है, ये जो गाली है, वो शहबाज शरीफ को मिलनी है, तो सारे सुकून से बैठे हुए हैं। और सूबों, तीनों सूबों में बरसरे इक़्तिदार लोगों की अपनी शुगर मिलें हैं। हम कह सकते हैं कि इसलिए राणा साहब ये आटे की कीमत कंट्रोल हो पाएगी ये भी, कि ये चीनी की तरह रहेगी? नहीं सर, नहीं हो सकती किसी तरह भी नहीं। जो चीज़ पाकिस्तान, वैसे मैं एक खुशी की बात भी आपको बताऊं, रजी भी खुश होंगे। हम कहते हैं बिजली का बुरान, मेरे खुदा की कसम आज अल्लाह का मुझे शुक्र है, मेरे घर में बिजली 440 वोल्ट आई, और खुशी से मेरा पंखा, LCD और 4 बल्ब उड़ गए। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी भी बात नहीं है कि किसी किस्म का बुरान है। असल बुरान इखलाकी है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए उन्हें अपनी मौत भूल गई है। वो ये समझते हैं कि इस दुनिया अल्लाह तो मुतकासुर तज़ुरतुमुल मकाबिर, वो ये सब दुनिया भूल चुके हैं इस, और वो आखिरत भूल चुके हैं दुनिया कमाने के चक्कर में। सब ने मर जाना है, ये आटा चीनी घी यही रह जाना है।
बिल्कुल ठीक है। साथ राणा साहब, रिजवान रजी साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते चलते आपके सामने एक अहम चीज़ भी बयान कर दें कि रबी अव्वल का आगाज़ हो चुका है, मुक़द्दस महीना है, और 12 रबी अव्वल के हवाले से इस साल पूरी दुनिया में मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। इस मौके पे अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब ने एक बड़ा मुनफरिद ऐलान भी किया है और अपने कारकुनों को ताकीद भी की है कि मसाजिद भी बनाई जाएंगी पूरे मुल्क के अंदर, और इस रोज़ जो है वो 15-15 पौधे उनका हर एक कारकुन लगाएगा। साथ ही खून का अतिया किया जाएगा, थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए ब्लड बैंक लगाए जाएंगे। ये वो तरीका है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की खिदमत के लिए हमें सिखाया था, और सीरत पर जो अमल दरामद करने का तकाजा भी यही है कि हजूर के अहकामात के मुताबिक इंसानियत के लिए काम किया जाए। इस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, मौलाना इलियास कादरी साहब को भी और उनके कारकुनों को भी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।